हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का तीसरा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे एटम्स। अगर हम मैटर को, हमारे पास मान लीजिए कोई मैटर है, इसको हम फाइनर पार्टिकल में डिवाइड करना चाहें, डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो और छोटे फाइनर पार्टिकल आ जाएंगे। इसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि इससे छोटे पार्टिकल संभव नहीं है। दिस कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू अदर फाइनर पार्टिकल्स, और इसी को हम कहते हैं एटम। मतलब एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इससे और छोटे पार्टिकल संभव नहीं हो, उसी को हम कहते हैं इनडिविजिबल। तो सबसे पहले हमारे इंडियन फिलासफर हुए महर्षि कणाद। इन्होंने परमाणु शब्द, इस इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम रखा इन्होंने परमाणु। उसके बाद दूसरे इंडियन फिलासफर हुए, उनका नाम था पकुधा कत्यायमा। इन्होंने बताया कि ये जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और इन्हीं के कंबाइंड होने से डिफरेंट टाइप के मटेरियल बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर फॉर्म्ड इन्हीं इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के मटेरियल बनते हैं। आगे चलकर एक और ग्रीक फिलासफर हुए, ग्रीक फिलासफर इन्होंने इस फाइनेस्ट या टाइनिएस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम रखा एटम। एटम, और ये एटम ग्रीक वर्ड एटोमास, ग्रीक वर्ड एटोमास से बना है, जिसकी मीनिंग ही होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू फाइनर पार्टिकल्स, मतलब ये इससे और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं एटम। तो एटम टर्म दिया ग्रीक फिलासफर, इनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस नाम के ग्रीक फिलासफर थे, उन्होंने एटम शब्द का प्रयोग किया, और ग्रीक भाषा में एटमास मीन्स होता है इंडिविजुअल, और वहीं से एटम का कॉन्सेप्ट आया। अब आगे हमें पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ एटम। तो एटम क्या है? एटम इज द टाइनिएस्ट, टाइनिएस्ट मीन्स होता है वेरी वेरी स्मॉल। एटम इज द टाइनिएस्ट particle of matter which is indivisible, and contains all the properties of matter, all the properties of matter. Atom is the tiniest particle of matter which is indivisible and contains all the properties of matter. और इसकी खास बात होती है, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग होती हैं। all the chemical reactions follow the certain set of rules and that rules are known as laws of chemical combinations। और laws of chemical combination के तहत हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंजर्वेशन माने होता है किसी चीज़ का फिक्स रहना, मास मीन्स मास। तो इस रूल के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is always equal to total mass of reactants in a chemical reaction। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास होता है वो हमेशा रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए ए और बी मिल करके बनाते हैं सी और डी। तो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो राइट हैंड साइड में इस एरो के रहता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी को मिला करके सी और डी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ सी एंड डी, हमारे पास सी और डी प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो टोटल मास होगा वो रिएक्टेंट के टोटल मास ऑफ ए और टोटल मास ऑफ बी के सम के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड मीन्स फिक्स रहता है। और इसी को और हम कह सकते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed in a chemical reaction। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलकर के बनाते हैं CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये हमारा रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसका मास कार्बन के मास और ऑक्सीजन के मास के बराबर होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन का है 32 ग्राम। और यहाँ भी देखिए एक कार्बन है तो 12 प्लस 32 ये आता है 44 ग्राम, और यहाँ भी आप जोड़ेंगे तो ये आता है 44 ग्राम। तो जब हम इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मास का सम करेंगे तो जितना ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें मिलेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हमारा सही है। अब आपके कोर्स में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी कैसे प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ता है एक कोनिकल फ्लास्क। हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, इस पे
इसमें रबर लगाकर इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर हम रखते हैं सोडियम सल्फेट, और यहाँ से एक धागा की सहायता से एक छोटी सी ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं इग्निशन ट्यूब, इस धागे के साथ लपेट के इसमें भर देते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन में क्या करेंगे, इसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया और इसको बोलते हैं इग्निशन ट्यूब, इसके अंदर हमने रख दिया बेरियम क्लोराइड। अब हम अलग अलग बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का मास नाप लेते हैं, इसका मास। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस इग्निशन ट्यूब के मटेरियल को इसमें मिला देते हैं। तो दूसरी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन में हम ये जो हमारी ट्यूब है इसको हम इसमें गिरा देंगे ताकि ये मटेरियल इसमें मिल जाए। तो ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन इस तरह से होती है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यहाँ से जो धागा है हम इसको ये ढक्कन हटा देंगे, इसको रबर हटा देंगे, तो ये इग्निशन ट्यूब इसमें डूब जाएगी और ये जो बेरियम क्लोराइड भरा हुआ है ये सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से मिल जाएगा। तो हमारा बनता है बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। अब हमने ये हमारा हो गया सिचुएशन नंबर 2। अब हम जो यहाँ से लेके चले थे इसका मास मान लीजिए m1 है, हमने अलग अलग मास निकाला था पहले, और इसका मास मान लीजिए m2 है, ठीक है। तो ये जो टोटल का मास जो आया, मान लीजिए ये आया m, चूँकि ये इसमें मिल गया तो ये इसमें बना हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो मान लीजिए बेरियम सल्फेट हमारा बन गया m3 और NaCl बन गया m4, ठीक है। तो अब हम जब अगर देखेंगे तो m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू m3 प्लस m4, मतलब हमारा बेरियम क्लोराइड जितना हम लेके चले थे उसका मास, सोडियम सल्फेट जितना लेके चले थे उसका मास, दोनों का सम करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इसके मास को जोड़ेंगे m3 m4 तो हमारा आएगा हमेशा बराबर। ये एक्टिविटी है आपके कोर्स में, इसको करके आपको देखना है। तो ये चूँकि लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास के बराबर है तो ये प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है। नोट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is always true. It has no any exception. Law of conservation of mass is followed in all type of chemical reaction. It has no any kind of exception. So it is called as law of conservation of mass is always true. ये हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉलो होता है। अब हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एग्जांपल की सहायता से या क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का लिया जाता है 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड का लिया जाता है 6 ग्राम, ये मिल के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम, वाटर का 0.9 ग्राम एंड सोडियम एसीटेट का 8.2 ग्राम। तो अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इधर का हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट, और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट। तो हमें देखना है रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर है कि नहीं। अगर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, अगर नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। तो हम देखते हैं 5.3 प्लस 6,
ये हो जाएगा 11.3 ग्राम। अब इधर का हम देखते हैं 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये भी हमारा आता है 11.3 ग्राम। तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का टोटल मास 11.3 ग्राम, प्रोडक्ट का टोटल मास 11.3 ग्राम। तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस रिएक्शन के लिए ट्रू है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी रिएक्शन के लिए हमेशा ट्रू होता है और ये कभी फेल नहीं करता है, क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये हमारा बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। और यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये आता है 100 ग्राम। अब ज़रा इधर का देखें हम 100 आता है कि नहीं। कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 56। यहाँ पर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, ये हो गया हमारा 44। तो 56 प्लस 44, ये भी अगर हम जोड़ेंगे तो आता है 100। तो यहाँ भी देखिए रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो दिस रिएक्शन आल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों अब हमें पढ़ना है लॉ नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मीन्स होता है फिक्स, प्रोपोर्शन मीन्स होता है रेशियो। जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमेशा मास के एक निश्चित रेशियो में ही कंबाइन करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट। डेफिनिट माने होता है निश्चित या फिक्स। तो ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इट डज नॉट मैटर व्हाटएवर द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड। इसके कहने का मतलब है कि जब कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर उस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एटम हमेशा अपने मास के एक निश्चित रेशियो में ही कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि उस मैटर को किस सोर्स से प्राप्त किया गया है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, आप बताते हैं, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। हमारे पास है वाटर, इसका फार्मूला होता है H2O। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 2, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, H2O, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमारा सिंपल मास का रेशियो क्या आया, 1:8। तो वाटर बनाने के लिए कौन कौन एटम कंबाइन करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के मास के रेशियो में कंबाइन करके वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि वाटर कहाँ से लाया गया है। अब वाटर चाहे हमारा रेन वाटर हो, सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, आइस से बनाया गया वाटर हो, ठीक है, फाउंटेन वाटर हो, किसी झरने से लाया गया पानी हो, टैप वाटर हो, तो ये डिपेंड नहीं करता कि पानी हमने कहाँ से प्राप्त किया, बस पानी होना चाहिए। अगर H2O है तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो 1:8 के मास के रेशियो में कंबाइन करेंगे। ये डिपेंड नहीं, इट डजेंट मैटर व्हाट एवर द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड। किस सोर्स से मैटर प्राप्त किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता, उसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट या एटम हैं
उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। यही है लॉ ऑफ का, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है फिक्स, डेफिनिट, डेफिनिट मीन्स होता है फिक्स, निश्चित। तो लॉ, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि कंबाइन होने वाले एटम का जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो इनके मास का रेशियो है 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं से भी लेंगे, स्मोक से लाएंगे, स्मोक धुएं से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे, गाड़ी के साइलेंसर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे तो उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो 3:8 ही आएगा। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, 3 हाइड्रोजन तो 3 ग्राम। तो अमोनिया मॉलिक्यूल हम कहीं से भी लाएंगे, किसी भी सोर्स से प्राप्त करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मास का रेशियो है वो हमेशा 14:3 ही रहेगा। चाहे सोर्स कोई भी हो, कहीं से भी बनने वाली अमोनिया हो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो हमेशा 14:3 ही रहेगा। ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है एटॉमिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड आर मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a compound or molecule is known as atomicity। किसी भी केमिकल कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उसी को हम कहते हैं उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बहुत सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास है CO2, ये आपका बहुत चिरपरिचित एग्जांपल है। तो इसमें देखिए कार्बन का एक एटम है और O2, यहाँ पर देखिए इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है X एटम, इसके बगल में यहाँ 2 लिखा हो या 3 लिखा हो या 4 लिखा हो, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मतलब जितनी गिनती लिखी है इसका मतलब 2x है, इसका मतलब ये x3 है, इसका मतलब ये 4x है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और इधर अगर कुछ लिखा है तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर जैसे हम 2 लिख दिए, इसका मतलब ये 2x × 2 ये मल्टीप्लाइड है, और इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जितना लिखा है इसका मतलब x की वैल्यू उतने पीस में है। मतलब x2 का मतलब हमारे पास 2x है, x3 का मतलब हमारे पास 3x है। तो मतलब x की संख्या 3, x की संख्या 4, x की संख्या 2। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ से देखिए क्या है, जैसे हमारे पास CO2 है तो कार्बन 1, O2 मतलब ऑक्सीजन 2, तो कार्बन के एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तो CO2 के अंदर कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, तो एटॉमिसिटी हो गई 3। हमारे पास देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया। तो इसमें नाइट्रोजन का 1 प्लस हाइड्रोजन का 3, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। इसी तरह से ये तो बहुत सिंपल है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है उसमें थोड़ा सा देखिए किस तरह से पूछता है। जैसे हमारे पास है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का 1, क्लोरीन का 2, 1 + 2 ये हो गया 3। अब देखिए ज़रा, जैसे हमारे पास ये है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके यहाँ कई बार पूछा गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरह से।
पूछा जाता है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड एल्युमिनियम सल्फेट, फाइंड आउट द एटॉमिसिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लिखा है Al2, तो एल्युमिनियम हो गया 2 प्लस ये देखिए पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर सल्फर 1 है और ऑक्सीजन का सब स्क्रिप्ट 4, तो ये 4 हो गया और यहाँ पर लगा है 3। 3 मीन्स इस ब्रैकेट के चारों तरफ लगा है, इसका मतलब 4 + 1 × 3, तो ये हो जाएगा 2 + 5 × 3, तो हमारा हो गया 15 + 2, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है आपके यहाँ। और देखिए जैसे है CuSO4.5H2O, ये क्वेश्चंस दक्षिणा, ग्रीन ओलंपियाड, डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट, तो देखिए कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन का सब स्क्रिप्ट 4, तो 4 हो गया। यहाँ डाट है, डाट का मतलब यहाँ पर ये इतना जुड़ा हुआ है, तो 5 देखिए H2O के बाहर 5 लगा है कोफिशिएंट ग्रुप में, इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो अब देखिए 1 1 2 4 2 6 प्लस 2 1 3 5 3 15, तो ये हमारा हो गया 21, एटॉमिसिटी हो गई 21। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। और देखिए एक एग्जांपल हमारे पास FeSO4 7H2O, इसमें देखिए आयरन का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4 प्लस 7 × हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 2 + 1 3, तो ये हमारा हो गया 6 + 7 3 21, ये हमारा हो गया 27। एक और छोटा सा है, जैसे देखो ये बहुत छोटा है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, तो कैल्शियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4 प्लस 2 × 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, तो ये हमारा हो गया 6 + 6, ये हो गया हमारा 12। तो इस तरह से हम एटॉमिसिटी निकालते हैं किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का। तो एटॉमिसिटी के लिए हमारे पास एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम देखते हैं। हमारे पास एलम्स होते हैं, एलम्स को हम बोलते हैं फिटकरी। इसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। अब पूछा जाता है इस एलम की एटॉमिसिटी बताइए या इसमें एटॉमिसिटी निकालिए। तो कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें काउंट करना है। तो यहाँ देखिए हो गया 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4 प्लस 2 एल्युमिनियम प्लस SO4 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 5 हो गया और बाहर लगा है 3 प्लस यहाँ पे है 24 × 2 + 1 3, तो हमारा देखिए ये कितना हो गया, यहाँ तक हो गया 9 प्लस ये हो गया 15 और ये 24 3 72, अब ये हमारा हो जाएगा 24 + 72, ये हमारा हो गया 96 एटम्स। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 96 एटम्स से मिल करके ये बना है, यानी इसकी एटॉमिसिटी क्या है। आंसर आप लिखेंगे एटॉमिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज 96। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के समय तक एटम के अंदर की चीज़ें, जैसे आप प्रेजेंट डे में पढ़ते हैं एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इन चीज़ों की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सम अप करके अपनी एटॉमिक थ्योरी दिया। तो पहला पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी मैटर जो एटम की डिफिनीशन थी उसी को इन्होंने पहले पॉइंट के रूप में रख दिया। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स which participate in chemical reaction. Number 2, atoms are indivisible particles. Atom cannot be divided
further into subatomic particles or further into smaller particles and cannot be created or destroyed. एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सभी एटम आइडेंटिकल होते हैं। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन O2, तो देखिए ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के एटम हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। हमारे पास है ओजोन O3, तो ये 3 ऑक्सीजन के एटम से मिल करके बना है। तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे हमारे पास है P4, तो फास्फोरस के P+P+P+P 4 फास्फोरस के एटम और सभी 4 फास्फोरस के एटम सिमिलर हैं। तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका मास अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। जैसे हमारे पास मान लीजिए है, हमारे पास फास्फोरस है और हमारे पास सल्फर है, या 8 एटम इसमें जुड़े रहते हैं। तो फास्फोरस के एटम तो आपस में आइडेंटिकल होंगे, इनका मास भी सेम होगा, लेकिन फास्फोरस के एटम का मास सल्फर के एटम के मास से डिफरेंट होगा और फास्फोरस के एटम की प्रॉपर्टी सल्फर के एटम की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो वही है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। आपने पढ़ा जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसी को इन्होंने इसमें डाल दिया। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, जैसे हमने देखा था CO2 के केस में, ठीक है। तो CO2 के केस में इसमें एक एटम, इसका 2 एटम, एक एटम 1:2 के रेशियो में, एक एटम इसका 2 एटम 1:2 के एटॉमिक रेशियो में कंबाइन करके ये बनाते हैं। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में अलग अलग एटम की संख्या फिक्स होती है। जैसे हमारे पास है अमोनिया, तो इसमें नाइट्रोजन का 1 एटम होगा, हाइड्रोजन का 3 एटम होगा। CO2 है तो ये फिक्स है कि इसमें कार्बन का 1 एटम होगा, ऑक्सीजन का 2 एटम होगा। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच पास्चुलेट, एक वर्ड है पास्चुलेट्स, POSTULATE, व्हिच पास्चुलेट, पास्चुलेट माने होता है स्टेटमेंट। इन्होंने जो 6 स्टेटमेंट दिए उसमें से पूछता है व्हिच पास्चुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जो इतने पॉइंट हैं, इसमें से कौन सा पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है, और वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। इसका मतलब एटम को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है, इसका मतलब मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये पास्चुलेट या ये स्टेटमेंट जो है, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का ये पास्चुलेट शो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच पास्चुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी shows the law of definite proportion or law of constant proportion। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। तो देखिए इसमें दिया है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो ये पॉइंट है वो ये शो करता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर उसका रिलेटिव नंबर और मास का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो व्हिच पास्चुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये पॉइंट जो है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। दिस लाइन या दिस पास्चुलेट शोज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
1:8 के मास के रेशियो में कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के आधार पर 1:8 के मास के रेशियो में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इससे हमारे ऑक्सीजन का कितने ग्राम कंबाइन हो करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा? तो हमारे पास देखिए वाटर में आपने देखा था H2O, तो 2:16 सिंप्लीफाई किए थे हमने 1:8, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास के हिसाब से 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। तो अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम कंबाइन होकर के बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है हमारे पास हाइड्रोजन के 3 ग्राम है। जब हाइड्रोजन के 3 ग्राम है तो इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ऑक्सीजन का कितना चाहिए? 24 ग्राम। तो ये जो सिंपल रेशियो है इसी के रेशियो में बढ़ते जाएंगे। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए वाटर बनने के लिए। तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 3 जा 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए हमें वाटर बनाने के लिए।